साक्षी, जहां मैं पढ़ाऊंगी और आप पढ़ेंगे, जहां मैं लिखवाऊंगी और आप लिखेंगे। मेरे साथ आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का, द लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11 का है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी क्यों है। हमें समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी आखिर है क्या और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी क्यों करते हैं। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो जो कि लाइफ और लॉजी जो कि स्टडी होता है। तो इसको हम एक्चुअली में इक्वल मिलाकर स्टडी ऑफ लाइफ कहते हैं, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब की स्टडीज़ को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों उसको स्टडी करेंगे। हम अपने आसपास देखें तो हर जगह लाइफ ही लाइफ है। एक छोटा सा बैक्टीरिया, एक पेड़, एक पक्षी, एक डॉग, एक ह्यूमन बीइंग, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन सब स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर और सर्वाइवल का तरीका अलग अलग है। बायोलॉजी हमें ये समझने में मदद करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में मिलकर रहते हैं और अपनी लाइफ प्रोसेस कैसे मेंटेन करते हैं। इस नॉलेज की वजह से मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जैसी फील्ड्स को डेवलप हुई है। अगर बायोलॉजी ना होती तो डिसीज़ का ट्रीटमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थ पर इतनी डाइवर्सिटी क्यों है। अगर हम नेचर को ऑब्जर्व करें तो हमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप होते हैं जो कि नेकेड आइज से नहीं दिखते, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े होते हैं जैसे कि वेव्स, जाइंट ट्रीज। हर ऑर्गेनिज्म का शेप, साइज, हैबिटेट, फूड हैबिटेट और लाइफस्टाइल अलग होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स डेजर्ट्स में रहते हैं तो कुछ ओशंस में, कुछ फॉरेस्ट में तो कुछ पोलर रीजन्स में। इसी ह्यूज वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उन्हें नाम देना, ग्रुप में अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं। जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई करना, नाम देना सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और यही इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, टैक्सोनॉमी क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स जैसे हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम्स और जूलॉजिकल पार्क से क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लिविंग किसे कहा जाता है, एक्चुअल कैरेक्टर क्या होता है लिविंग का। अब तक हमने बायोलॉजी और चैप्टर का ओवरव्यू समझा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लिविंग क्या है, व्हाट इज़ लिविंग। ये फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, डिसाइड करें कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है, लिविंग या नॉन लिविंग। लेकिन क्या सिर्फ ग्रोथ ही लाइफ की पहचान है। चलिए इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पलों से। एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमन ग्रो करते हैं, वो तो सही बात है। एक न्यू बॉर्न जब बॉर्न होता है धीरे धीरे वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्लांट वो भी ग्रो करता है। जब एक छोटा सा सीड एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ग्रो कर रहे हैं वो लिविंग है या फिर सिर्फ वही लिविंग है? नहीं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि माउंटेन्स, हम माउंटेन्स को लें या फिर एक क्रिस्टल लिविंग है। क्या माउंटेन और क्रिस्टल लिविंग है? हाँ, माउंटेन का एग्जांपल देखें तो कई बार मिनरल्स और सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होने की वजह से माउंटेन का साइज बढ़ सकता है। इसी तरह क्रिस्टल भी ग्रो कर सकते हैं।
इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्रोथ अलोन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनाइट प्रॉपर्टी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो किसी ग्रुप को क्लियरली आइडेंटिफाई करें या जो उस ग्रुप के सबसे जो भी सभी मेंबर रहते हैं उनमें प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल, ह्यूमन की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बीइंग ह्यूमन है। इस तरह अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ना हो तो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जा सकता है। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है साइज और मास में इंक्रीज आना। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं क्योंकि उनके सेल्स डिवाइड करते हैं और उनके नंबर इंक्रीज होते हैं। यह ग्रोथ इंटरनली होती है, ये इंट्रिंसिक ग्रोथ है। प्लांट में ग्रोथ लाइफ भर कंटिन्यू रहती है, इसलिए प्लांट को इंटरडिटर्मिनेशन ग्रोथ दिखाने वाला ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल, मैंगो ट्री। मैंगो ट्री हर साल नए ब्रांचेस और लीव्स डेवलप करता है। एनिमल्स में ग्रोथ जनरली एक पर्टिकुलर एज तक होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इंटरनल सेल डिवीजन की वजह से होती है, जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में अगर ग्रोथ करते हैं तो एक्सटर्नल डिपोजिशन की वजह से ग्रोथ होती है। नीट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है उसमें अगर हम कोई पॉइंट देखें तो जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड में अगर हम आते हैं तो वो है रिप्रोडक्शन। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं, डॉग्स पपीज रिप्रोड्यूस करते हैं, इवन मैंगो ट्री भी अपने सीड को रिप्रोड्यूस करता है जिससे नए मैंगो ट्रीज बनते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? इसका आंसर है नहीं। कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी बेस्ड है और ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला है म्यूल। म्यूल हॉर्स और डंकी के क्रॉस से बनता है। म्यूल स्टेराइल होता है, रिप्रोड्यूस नहीं करता है। सेकंड है वर्कर बी। वर्कर बी जो है रिप्रोड्यूस नहीं करती है। कुछ ह्यूमंस बायोलॉजिकली रीज़न की वजह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसको इनफर्टाइल ह्यूमंस कहते हैं। अब सोचो, ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है? बिल्कुल लिविंग है, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड पे आते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पर, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस। जब तक मेटाबॉलिज्म चल रहा है तब तक ऑर्गेनिज्म अलाइव है। मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलाकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है। एग्जाम्पल, प्रोटीन सिंथेसिस। अमाइनो एसिड मिलाकर प्रोटीन्स बनते हैं। कैटाबॉलिज्म लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड। फूड ब्रेक होकर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। मेटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल हैं रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन। हर सेकेंड हमारी बॉडी में लाखों केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, इसी वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं होता है। फोर्थ है कॉन्शियसनेस। अब आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पर, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है एनवायरनमेंट के स्टिमुलाइज को सेंस करना और उनका रिस्पॉन्स देना। स्टिमुलाई क्या होते हैं? एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस।
एग्जाम्पल लाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर, केमिकल्स एक्सेट्रा। ह्यूमन एग्जाम्पल, अगर आप बहुत तेज़ लाइट आँखों में पड़ रही है तो आँख बंद कर लेते हैं। अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट को आप टच करते हैं तो आप तुरंत ही हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्टिमुलाइज उसको फील करते हैं। प्लांट्स भी रिस्पॉन्स देते हैं। एग्जाम्पल, सनफ्लावर लाइट की डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। ये सब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। इसी एबिलिटी को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइनल कंक्लूजन, ग्रोथ जो है इम्पॉर्टेंट है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मेटाबॉलिज्म इम्पॉर्टेंट भी है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। कॉन्शियसनेस भी इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी और नीट का, और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब हम समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे आसपास कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, वायरसेस। वायरसेस खैर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऐसे कि वो लिविंग और नॉट लिविंग के बीच में आता है। अगर हम सिर्फ एनिमल्स की बातें करें तो ही लाखों स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अर्थ पर 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है। अब सोचिए, अगर मैं कहूँ कि आपको दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म का नाम याद करना है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से बायोलॉजी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये थी कि ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट में 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी: नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल, मैंगो को पहले आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उसका साइंटिफिक नाम देना होगा, फिर उसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में प्लेस करना होगा, और हमारे ह्यूमन के साथ भी ये प्रोसेस होती है। डॉग्स के साथ भी यही प्रोसेस होती है। किसी भी एनिमल्स के साथ, किसी भी लिविंग बींग्स के साथ या किसी भी कैरेक्टर के साथ यही प्रोसेस होती है। इसी रिक्वायरमेंट ने टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को डेवलप किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर से डील करती है। सिंपल लैंग्वेज में टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। अब एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए स्कूल में कोई नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम उनकी पहचान करेंगे, इसे हम आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। फिर उनका नाम हम रजिस्टर करेंगे, इसे हम नॉमेनक्लेचर बोलेंगे, और उन्हें फिर क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा, इन्हें हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की करेक्टली आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना। एग्जाम्पल, आपको एक प्लांट दिख रहा है, कैसे पता चलेगा कि वो नीम का है या फिर बरगद का या फिर मैंगो का? साइंटिस्ट उसकी लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स, स्टेम्स को ऑब्जर्व करते हैं, कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ये प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन कहलाती है। सिस्टमैटिक्स। अब एक और टर्म आती है, सिस्टमैटिक्स। बहुत से स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। टैक्सोनॉमी मेनली नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में लिमिटेड है, लेकिन सिस्टमैटिक्स एक बॉर्डर कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर
कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब ऐसा मतलब समझे हैं, अब इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए ह्यूमन और चिंपैंजी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। क्वेश्चन, ये सिमिलैरिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में दोनों को कॉमन एंसेस्टर में रखा गया है। सिस्टमैटिक सिर्फ ऑर्गेनिज्म को ग्रुप नहीं कहा जाता है, यहाँ ये भी बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। इसलिए याद रखिए टैक्सोनॉमी जो है वो नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन से मिलकर बना हुआ है, जहाँ सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से मिलकर बना हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कैर्लियस लीनियस जो है वो टैक्सोनॉमी के फादर माने जाते हैं, लेकिन मॉडर्न सिस्टमैटिक्स के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करते हैं। को तो अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर। अब सोचिए अगर हर स्टेट में एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम होगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन। एग्जाम्पल, मैंगो को हम हिंदी में आम कहते हैं, किसी और कंट्री में कुछ और कहा जाता होगा। जैसे हम हिंदी में डॉग को कुत्ता कहते हैं, इंग्लिश में डॉग कहते हैं, हर लैंग्वेज में उसको अलग अलग कहा जाता है। अगर साइंटिस्ट सिर्फ कॉमन नेम यूज़ करते तो कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इसी प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। नॉमेनक्लेचर मीन्स असाइनिंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिजम्स। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब क्वेश्चन आता है साइंटिफिक नेम्स कैसे दिए जाते हैं? इसका आंसर है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये सिस्टम कैर्लियस लीनियस ने दिया था। बाई मीन्स टू और नॉमेनक्लेचर मीन्स नेम। हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम 2 वर्ड्स का होता है। एग्जाम्पल, ह्यूमन्स होमो सेपियंस, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम्स 2 वर्ड्स का ही होता है, ये इसका फर्स्ट रूल है। एग्जाम्पल, होमो सेपियंस। सेकेंड रूल, पहला वर्ड जीनस होता है, होमो। दूसरा वर्ड स्पीशीज होता है, जैसे कि सेपियंस। फोर्थ रूल, जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। फिफ्थ रूल, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए। एंड सिक्स्थ रूल, प्रिंटेड बुक में साइंटिफिक नेम को इटैलिक में लिखा जाता है। एंड द लास्ट 7th रूल, रिटन फॉर्म में हम जब भी वो दोनों वर्ड्स को लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। NCERT के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा जीनस, स्पीशीज इंडिका। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, तब तक ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अगर 2 ऑर्गेनिजम्स सेम जीनस शेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं। इसी तरह क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझना इजी हो जाता है। तो आइए क्विक रिवीजन करते हैं। Millions of species are exist on Earth. Need naming, classification, identification. Taxonomy जो है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से मिलकर बना हुआ है। सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से मिलकर बना हुआ है। नॉमेनक्लेचर जो है साइंटिफिक नेम देने के लिए ऑर्गेनिज्म को बना हुआ है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है कैर्लियस लीनियस ने दिया था। रूल्स, वर्ड्स हमेशा 2 होने चाहिए। फर्स्ट वर्ड जीनस होना चाहिए, सेकंड वर्ड स्पीशीज होना चाहिए। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। जब भी ये बुक में प्रिंट होगा तो ये इटैलिक में होना चाहिए और जब
परमानेंटली अंडरलाइन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस मैंजिफेरा इंडिका. अब हम इसको एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेते हैं कि कहीं हमने कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया है. द लिविंग वर्ल्ड. हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग. The extraordinary habitat is which we find living organism, be it cold mountains, delicious forest, oceans, fresh water lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. First off, diversity in the living world. If you look around you, you will see a large variety of organisms. अब हम इसको एनसीईआरटी से देखते हैं कि कहीं हमने कोई लाइन छोड़ तो नहीं दी है. द लिविंग वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इफ यू लुक अराउंड यू, you will see that the variety of living organism is very large. There will be insects, birds, your pets, and other organisms and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are around you. If you were to increase the area that you make observation in the large and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms. Each different kinds of plant, animals and organisms that you see represents a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number and types of organisms present on the earth. We should remember here that we explore new areas and even old ones. New organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by the local names. These local names would vary from place to place. Even within a country, probably you would recognize the confusion that would be created if we do not find ways and means to talk to each other to refer Didi. organisms. Start. Hence, there is a need to standardize the name of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. In order to facilitate the study, number of scientists have established producers to assign a scientific name to each known organisms. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which are provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICDN). हमने ये पॉइंट एक्चुअली में नोट्स में आई थिंक छोड़ दिया था. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपको हाईलाइटेड नोट्स मिल जाएंगे. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम. एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर (ICZN). The scientific name ensures that each organism has only one name. Description of any organism should enable the pupil to arrive at the same name. They also
ensure that such a name has not been used for any other organisms. Biologists follow universal accepted principle to provide scientific name to known organisms. Each name has two components, the generic name and the species epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two words format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way to providing scientific names better. The scientific names of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus and the indica particular represents the species or the specific epithets. Other universal rules of nomenclature as follows. Rule number 1. Biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized and derived from Latin irrespectively of their origin. The first word in the biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithets. Both the words in the biological name, when handwritten, are separately underlined and printed in italics, indicates their Latin origin. Rule number 4. The written word denoted the genus starts with capital letter while the specific epithet starts with small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. Naming of the author appears after the specific epithets at the end of biological name and is written in an abbreviated form, Mangifera indica Linn. It is indicated that this species was first described as Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all the organisms, it is necessary to derive some. So that's all for today guys. मिलते हैं कल अगली वीडियो में. हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसके जो भी आज के नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. मेरे साथ यूँ ही बने रहने के लिए और नॉलेज लेने के लिए, पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स को कवर करने के लिए मेरे साथ बने रहें. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. बाय बाय.